हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। जैसा कि आज का टॉपिक है बुद्धि, इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोग के बीच शेयर करना चाहता हूँ जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। जैसा कि मैंने ऊपर में अपना नंबर लिख रखा है, ठीक है, ये 7979969014। ये नंबर मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है, आप लोगों के लिए ही लिखा है। इस नंबर से मेरा व्हाट्सएप है। तो आप किसी भी तरह का जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप इस पे बेहिचक जो है मैसेज कीजिए, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। यदि मैं फ्री रहा तो जरूर अटेंड करूंगा और आपको गाइड करूंगा। ठीक है, उसके नीचे मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है इंडियन मैथ्स ए टू जेड। जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हैं वो यही चैनल है, इंडियन मैथ्स ए टू जेड। ठीक है, आप इस चैनल के माध्यम से अपने दोस्तों को भी अवेयर करवा सकते हैं। ठीक है, और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का नोट्स चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल पे जो है, इस चैनल के माध्यम से वो डीएलएड हो, बीएड हो, या फिर बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, किसी भी हर जो है एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है और नोट्स भी अवेलेबल करवाया जाता है। ठीक है, तो टॉपिक्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेशन लंबा हो रहा है इसलिए टॉपिक्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखिए, बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस, कोई भी चीज, किसी भी चीज के बारे में, जैसे कि आप हमसे पढ़ रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, या फिर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, या आपके जीवन में कोई भी समस्या आता है तो उसका जो सॉल्यूशन करते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं? अपने बुद्धि और विवेक के माध्यम से करते हैं। आप अपने बड़ों से सुने होंगे, बड़े बुजुर्गों से सुने होंगे गांव घर में कि कोई भी समस्या आता है तो वो आपको एक ही सलाह देते हैं कि बाबू तुम अपने बुद्धि और विवेक से काम करो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आपके अंदर जो बुद्धि है, जिन चीजों का उपयोग करके आप समस्याओं से लड़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, वही तो बुद्धि है। बस उसी को बुद्धि कहते हैं, उसी को इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, इसको आसान शब्दों में अगर हम कहें आपको, तो जो चीजें आपको आपके समस्या को सॉल्व करने में मदद करता है वही चीजें क्या है? बुद्धि है। बुद्धि के माध्यम से ही हम सोच सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हो या लॉजिकल थिंकिंग हो, सब बुद्धि का ही एक पार्ट है। ठीक है, उसी के माध्यम से हम हर चीज करते हैं। ठीक है, बुद्धि जो है मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। ठीक है, बुद्धि स्थिर होता है, बुद्धि परिवर्तनशील होता है। बुद्धि क्या होता है? स्थिर होता है, और बुद्धि परिवर्तनशील होता है। अब स्थिर क्यों होता है? तो अब सपोज कीजिए कि मेरा मस्तिष्क इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। अगर दूसरे व्यक्ति का मस्तिष्क देखिएगा तो ऐसा तो नहीं है कि उसके पास बहुत ज्यादा बुद्धि है तो उसका मस्तिष्क इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो सबका जो दिमाग है वो एक ही साइज का होता है ना। लेकिन उसमें जो है बुद्धि अलग अलग प्रकार की, उसमें जो पाया जाता है इंटेलिजेंस, वो अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। तो वो ऐसा होता क्यों है, बुद्धि परिवर्तनशील क्यों है? तो इन चीजों को समझते हैं। अब देखिए, ये डिपेंडेंट करता है, बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस जो है, वो डिपेंडेंट करता है माता पिता के हेरिडिटी पे और पर्यावरण पे। ठीक है, यानी कि बुद्धि का जो रिलेशन किससे है, वो हेरिडिटी से है और इन्वायरमेंट से। अब बुद्धि का रिलेशन इससे कैसे है? तो वो इस प्रकार से है। अगर मान लीजिए किसी माता पिता, किसी व्यक्ति का माता पिता वो काफी इंटेलिजेंस रहा होगा, तो थोड़ा सा गुण जो है उनके बच्चों में भी आता है। ठीक है, अब आते हैं इन्वायरमेंट पे। अगर मान लीजिए कि आपके माता पिता का जो है जिन बुद्धि बहुत ज्यादा, आपके माता पिता बहुत बुद्धिमान होंगे, फिर भी उनका बच्चा क्या हो जाता है कि गलत हो जाता है। वो क्या? गलत संगति। अगर मान लीजिए कि आपका संगति बहुत गलत लोगों के साथ हो गया है, इन्वायरमेंट ही आपको गलत मिला है, तो आप आपका जो हेरिडिटी कितना भी अच्छा हो, या फिर आप कितने भी पढ़ने में तेज हो, या फिर आपका बुद्धि कितना भी अच्छा हो, तो आप उसी रास्ते पे चलिएगा। तो मतलब सीधे सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि बुद्धि जो है वो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी पर भी डिपेंडेंट होता है। ठीक है,
अब बुद्धि के प्रकार हम समझते हैं, बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बुद्धि के बारे में तो आपने समझ लिया। अब इंटेलिजेंस कितने प्रकार के होते हैं। अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, उनका नाम था थॉर्नडाइक, ये अमेरिका के थे थॉर्नडाइक। ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, सॉरी मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा। ठीक है, इन्होंने बुद्धि को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। बुद्धि का फर्स्ट इन्होंने पहला नाम जो दिया वो मूर्त बुद्धि, दूसरा नाम इन्होंने दिया अमूर्त बुद्धि, और तीसरा नाम इन्होंने दिया सामाजिक बुद्धि। ध्यान से समझिएगा इन चीजों को। बुद्धि को 3 भागों में बांटा किसने, अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा। पहला बुद्धि का नाम दिया गया मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि दिया गया, और तीसरा जो दिया गया वो सामाजिक बुद्धि दिया गया। अब मूर्त बुद्धि कहते किसको और किन चीजों से ये रिलेटेड है। ठीक है, तो मूर्त बुद्धि वैसे बुद्धि को कहते हैं जिनको जिनके माध्यम से हम चीजों को देख के और स्पर्श करके हम वो कार्य करते हैं, उसे मूर्त बुद्धि कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप एक मोबाइल दुकान पे जाते हैं और मोबाइल दुकानदार को बोलते हैं कि मेरे मोबाइल में कुछ खराबी है और उसको आप ठीक कर दीजिए, तो क्या वो व्यक्ति बिना मोबाइल को देखे आपके मोबाइल को ठीक कर सकता है? नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो जब तक वो आपका मोबाइल देखेगा नहीं, चेक नहीं करेगा, तो वो आपके मोबाइल को ठीक नहीं कर सकता है। वो किसी भी तरह के मैकेनिक, आप वो बाइक का मैकेनिक देख लीजिए, मोबाइल का मैकेनिक देख लीजिए, या टीवी का मैकेनिक देख लीजिए, किसी भी तरह का मैकेनिक वो चीज़ों को देख के ही, स्पर्श करके ही, चेक करके ही ठीक कर सकता है। तो मतलब हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि जिन चीज़ों को देखने से, स्पर्श करने से, जिस बुद्धि का उपयोग करके हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं, वो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप समझ गए मूर्त बुद्धि किसे कहते हैं? जब हम चीज़ों को देख के और स्पर्श करके उसको सॉल्व करते हैं, तो वैसे बुद्धि को हम मूर्त बुद्धि कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अमूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि के जस्ट विपरीत, अपोजिट जो है वो अमूर्त बुद्धि है। मूर्त बुद्धि में आप चीजों को देख के और स्पर्श करके जो है उसको सॉल्व करते हैं, जबकि अमूर्त बुद्धि में क्या है, अमूर्त बुद्धि वैसे बुद्धि को कहते हैं जिन चीजों को हम देख नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, अपने भावनाओं से उसको जोड़ सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, अमूर्त बुद्धि कहते हैं। अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता क्या क्या है, तो अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आप डॉक्टर को रख सकते हैं, कवि को रख सकते हैं। अब कवि को क्यों रखिएगा, कवि जब आपको कविता सुनाता है तो कविता जो आप सुनते हैं वो कविता, उनके आवाज में कविता कहीं दिखता नहीं कि यहाँ कविता यहाँ उड़ रहा है, यहाँ उड़ रहा है, आपको दिख रहा है कविता दिखता नहीं है। उनके भावनाओं को, उनके बुद्धि को आप महसूस करते हैं, उनके बातों को आप समझते हैं, न कि देखते हैं। ठीक है, डॉक्टर के यहाँ अगर आप जाते हैं तो डॉक्टर को अगर बोलते हैं कि मेरे सिर में दर्द है, तो वो सिर के दर्द को, यानी कि सिर दिखता है, दर्द नहीं दिखता है। ठीक है, तो वो अपने आंतरिक बुद्धि का उपयोग करके, ठीक है, आपको कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं। ठीक है, तो जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, जिन बुद्धि का प्रयोग हम बिना देखे करते हैं, वो अमूर्त बुद्धि में आता है। जिन बुद्धि का प्रयोग हम देख के और छू के करते हैं, उसे मूर्त बुद्धि के श्रेणी में रखा गया है। अब आते हैं सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि कहते किसको है? सामाजिक बुद्धि वैसे बुद्धि को कहते हैं जो समाज सेवी होते हैं और समाज के लिए कार्य करते हैं, वो सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। जैसे में आप लीडर, नेता को देख लीजिए, ठीक है, गांव के मुखिया को देख लीजिए जो समाज के लिए काम करते हैं। हालांकि अभी वर्तमान समय में ऐसा है नहीं कि कोई लीडर जो है समाज के लिए काम करते हैं,
कोई भी लीडर हो, पहले वो अपने पॉकेट के लिए काम करेंगे, उसके बाद ही कुछ थोड़ा बहुत बच जाएगा तो वो आपके लिए काम कर ले। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, नेता किसी भी लीडर के लिए आपके दिल में क्या सम्मान है वो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और अध्यापक को भी इसी श्रेणी में रखा गया है, सामाजिक बुद्धि के श्रेणी में रखा गया है। और अध्यापक को आप रिस्पेक्ट देते भी होंगे, क्योंकि अध्यापक निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। हालांकि अभी के समय में ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इन चीजों को आपने समझा। मूर्त बुद्धि, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मूर्त बुद्धि जिन चीजों को आप देख के और स्पर्श करके जिन बुद्धि का उपयोग करते हैं वो मूर्त बुद्धि में आता है। इसके एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, किसी मैकेनिक को ले लीजिए। अमूर्त बुद्धि जिन चीजों को आप महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, उसे अमूर्त बुद्धि कहते हैं। सामाजिक बुद्धि जो समाज के लिए काम करते हैं वो सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अगर समझने में दिक्कत हो तो आप वीडियो को जो है बार बार रिकैप करके देख सकते हैं, ताकि आपको चीजें याद रहे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि बुद्धि को 3 भागों में बांटा गया है। किसने कहा था कि बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं? तो अमेरिका के वैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, उन्होंने ही कहा था, ठीक है। बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए एक जर्मनी के वैज्ञानिक थे, टर्मन उनका नाम था, टर्मन। उन्होंने 1916 ईस्वी में जो है बुद्धि लब्धि का एक सूत्र दिया था, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि किस व्यक्ति का जो है क्षमता, किसको हम बोलेंगे मूर्ख, किसको हम बोलेंगे मंद बुद्धि, किसको हम बोलेंगे मूढ़ बुद्धि, ठीक है, किसको हम प्रतिभाशाली बच्चा बोलेंगे, ठीक है। तो इनको जांच करने के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया था, सूत्र दिया था, जिसको मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। उन चीजों को मैं हम अच्छे से पढ़ेंगे भी। देखिए जैसा कि यहाँ लिखा भी है IQ लेवल, ये मैं बताऊंगा, पहले आप सूत्र देख लीजिए। उन्होंने दिया था मानसिक सूत्र, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। याद रखिएगा इन चीजों को। ये सूत्र जो है किसने दिया था? तो वो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, ठीक है। उनका नाम था टर्मन। कब दिया था? 1916 ईस्वी में, ठीक है। इंटू 100 यही फॉर्मूला उन्होंने दिया था। देखिए मानसिक आयु को आप बोल सकते हैं मेंटल एज, और वास्तविक आयु को बोल सकते हैं आप क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। अब इन फार्मूला को समझते हैं। सबसे पहले इन फार्मूला को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि मानसिक आयु क्या है और वास्तविक आयु क्या है, तब आप इस फार्मूला के निष्कर्ष पे जा पाइएगा। तो आइए हम समझते हैं कि मानसिक आयु कहते किसको है। तो मानसिक आयु, मस्तिष्क के आयु को जो है मानसिक आयु कहते हैं, ऐसा कहना गलत होगा। मस्तिष्क के आयु को मानसिक आयु कहते हैं, ऐसा कहना गलत होगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि कोई बच्चा 6 क्लास में है। किस क्लास में? 6 क्लास में है, और वो 10 क्लास के क्वेश्चन को क्या कर दे रहा है? सॉल्व कर दे रहा है। यही समझना है आपको। बच्चा किस क्लास में है? वो 6 क्लास में है। बच्चा किस क्लास में है? 6 क्लास में है, लेकिन क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहा है वो किस क्लास का सॉल्व कर रहा है? 10th क्लास का सॉल्व कर रहा है। समझ रहे हैं? बच्चा है खुद 6 क्लास में, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा है 10 क्लास का। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चा का जो वास्तविक आयु है वो 6 क्लास के अकॉर्डिंग ही मैंने मान लिया है, समझ लीजिएगा। या क्लास की जगह पे आप 6 वर्षों का भी कह सकते हैं। अगर कोई बच्चा मान लीजिए 6 वर्षों का है और 10 वर्षों के आयु का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो उसका वास्तविक एज जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, और मेंटल एज जो होगा वो 10 ईयर होगा। क्यों? क्योंकि है 6 के एज में, और क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहा है, यानी कि उसका मस्तिष्क जो है वो चला जा रहा है कहाँ पे? 10 वर्षों के बच्चे के पास चला जा रहा है। जो बच्चा 10 वर्ष के होने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करेगा, वही क्वेश्चन ये 6 वर्ष में ही सॉल्व कर दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका मस्तिष्क चला जा रहा है
कहाँ 10वें वर्ष पे, और है वो उसका वास्तविक एज जो है 6 वर्षों का है। तो इससे आपको ये एग्जाम्पल आपको लग गया होगा कि वास्तविक एज, जिस एज में वह बच्चा है वह उसका वास्तविक एज है, और मानसिक एज वह एज है जिस एज में जाके वह बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहा है। यानी कि अपने से ऊपर के एज वाले बच्चों के क्वेश्चन को वो सॉल्व कर दे रहा है, तो वो उसका मेंटल एबिलिटी है। और जिस एज में है वह बच्चा, वो उसका जो है वास्तविक एज है। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चीजों को फिर से मैं इन चीजों को फिर से समझा दे रहा हूं। मानसिक एज उस एज को कहते हैं जो बच्चे के वास्तविक एज से ज्यादा के एज वाले बच्चों का प्रश्न सॉल्व करता है, और वास्तविक एज उस एज को कहते हैं जो बच्चे के वास्तविक एज होते हैं। ठीक है, इंटू 100 आप कर लीजिए, वो मेंटल एबिलिटी निकल जाएगा। अब ये आईक्यू लेवल समझते हैं। ठीक है, आईक्यू लेवल देखिए 25 से कम जिसका आईक्यू लेवल है उसको हम बोलते हैं जड़ बुद्धि। इंग्लिश में बोलिए तो इडियट। आप लोग इडियट का उपयोग करते भी हैं, इडियट हो क्या? ठीक है, इडियट मतलब जड़ बुद्धि होता है, जिसके पास बुद्धि होता है, यानी कि ऐसा कहिए कि जिसका बुद्धि घुटने में होता है। ठीक है, मतलब वो उसको कुछ भी बोलते रहिए कोई असर नहीं होने वाला है, बस सुनते रहेगा सुनते रहेगा। ठीक है, तो उसका आईक्यू लेवल क्या है? 25 से कम है। 25 से 49 के जो श्रेणी में आते हैं उसको हम मूढ़ बुद्धि कहते हैं। ठीक है, 50 से 69 के बीच जो आते हैं, यानी 50 से 69 के बीच, उसे मूर्ख बुद्धि कहते हैं। ठीक है, 70 to 79 के बीच जो आता है उसे मंद बुद्धि कहते हैं। ठीक है, यानी कि आप अगर किसी को बोलते हैं मंद बुद्धि है, तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति जो है इन तीनों से कुछ बेटर है, यानी कि उसको ये बोल रहे हैं कि वो चौथे स्टेज पे वो व्यक्ति है, इससे पहले भी 3 स्टेज का व्यक्ति है। ठीक है, अब 80 से देखिए यहां से क्वेश्चन आता है, इन चीजों को समझिएगा। क्वेश्चन देखिए यहां से आता है, ये चीज समझिएगा। अगर 80 से 89 के बीच बोले तो ये सामान्य बुद्धि से नीचे का बुद्धि हो गया, नीचे लेवल का बुद्धि हो गया। ठीक है, अगर 90 से 109 के बीच अगर हम जाते हैं तो ये सामान्य बुद्धि के श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है? सामान्य बुद्धि के श्रेणी में आता है। ठीक है, और 110 से 119 के बीच जाते हैं तो ये समान बुद्धि से ऊपर के बुद्धि के श्रेणी में आता है। अब जैसे हम सीटेट का ही एक एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए अगर हम ओबीसी का बात करते हैं तो ओबीसी के बच्चे जो है 82 पे अपने कैटेगरी में पास हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम जनरल का बात करें तो जनरल का बच्चा जो है अपने कैटेगरी में यानी कि जनरल में 90 पे पास कर जाता है। तो देखिए ये पास करना जस्ट लाइक अ एवरेज स्टूडेंट, जो बच्चे वैसे बच्चे एवरेज स्टूडेंट कहलाते हैं जो पास कर जाते हैं। ठीक है, तो पास करना ज्यादा बहादुरी नहीं है। आप जो आते हैं वो समान बुद्धि में आते हैं, यानी कि सभी बच्चे के श्रेणी में आते हैं जो बच्चे पास किए हैं। ठीक है, लेकिन आपको अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करने होंगे? समान बुद्धि से ऊपर आना होगा, थोड़ा सा अलग यूनिक दिखना होगा नंबर में, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो अब आप ये सोचिएगा कि नहीं हमको 90 से ज्यादा लाना है, मतलब 120 और 130 अगर आप सोचिएगा। ठीक है, तो आप ये कब सोच पाइएगा? जब आप सामान्य बुद्धि से ऊपर, यानी कि 110, आपका आईक्यू लेवल 110 से 119 के बीच होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे 80 से 89 के बीच जो बच्चा होता है वो समान बुद्धि से नीचे होता है। 90 से 109 के बीच जो होता है वो समान बुद्धि के बच्चे होते हैं। 110 से 119 के बीच जो बच्चा होता है वो समान बुद्धि से ऊपर उनका आईक्यू लेवल होता है। ठीक है, अब 120 से 129 के बीच जो होता है उसे तीव्र बुद्धि कहते हैं। 130 से 139 के बीच जो होता है उसे प्रखर बुद्धि कहते हैं, और 140 से ऊपर जो होता है उसे प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं। उन्हें ऐसा बोला जाता है कि ये वरदान इनको मिला है। ठीक है, तो आप खुद ही अपने आप को जज कीजिए कि आप जो है किस श्रेणी में है, इस सब में से किस श्रेणी में है। देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये 4 जो ऊपर का श्रेणी है, जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि और मंद बुद्धि, ये सब श्रेणी में तो आप लोग नहीं आइएगा, क्योंकि अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इस आपका जायज है कि आपका इन चारों से लेवल
ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे जो 90 नंबर लाते हैं, मैंने बोला है कि वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आते होंगे, उनका एवरेज इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, तो आप अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाइए, 120 125 नंबर तक लाइए। ठीक है, अब आपने इनको पढ़ा। ठीक है, अब थोड़ा सा एक प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए इस टॉपिक्स को देखना जरूरी है। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बच्चे का जो गुण होता है वो इन सभी बच्चे से किस मामले में अलग होता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो प्रतिभाशाली बच्चे जो होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं, इनमें बहुत सारी खासियत होती है। सबसे पहला खासियत ये है कि ये बच्चे जो है अपना डिसीजन स्वयं लेते हैं, ये अपने डिसीजन किसी पे छोड़ते नहीं हैं। ये चाहे उनका दोस्त हो, उनका रिलेटिव हो, या उनके माता पिता ही क्यों ना हो, या उनका गुरुजी क्यों ना हो, ये बच्चे अपने डिसीजन खुद लेते हैं। इस मामले में अगर इनको कोई रास्ता अगर अच्छा लगता है, उनको लगता है कि उस रास्ते पे वो सक्सेस हो जाएंगे, तो वो डिसीजन अपना इंडिपेंडेंट लेते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। सबसे पहला गुण ये होता है इन बच्चे में। दूसरा गुण ये होता है कि ये बच्चे चीज़ों को बहुत जल्दी से सीखते हैं। ठीक है, यानी आसानी से ये चीज़ों को सीखते हैं। तीसरा सबसे अच्छा गुण जो इनमें होता है, इनमें क्यूरियोसिटी पावर ज़्यादा होता है। क्यूरियोसिटी पावर मतलब क्या, जिज्ञासा ज़्यादा। जिज्ञासा मतलब क्या, किसी भी चीज़ को सीखने की इच्छा इनमें बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी काम आप दे दीजिए उसको, उनको ये बच्चे जो है इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि बोर हो रहे हैं, हर चीज़ को सीखने में इनके पास जो है अलग से ही एक एनर्जी होता है। ठीक है, गजब का एनर्जी होता है। ठीक है, तो इन बच्चों को एक चीज़ का अभाव होता है जो इनको स्कूल में नहीं मिलता है। जो चीज़ इनको स्कूल में नहीं मिलता है वो चीज़ इनको बाहर से चाहिए होता है, ताकि ये बच्चे और भी आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो आपने प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में भी लास्टली पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कल के टॉपिक्स में, जब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, बुद्धि के सिद्धांत पढ़ेंगे। हार्वर्ड गार्डनर एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बुद्धि का जो है सिद्धांत दिया था, जिनके बारे में हम कल के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर कल का टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा, तो आप मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के भी जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। कल का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो आप जरूर जुड़िएगा। ठीक है, याद रखिएगा, प्रत्येक दिन 8 बजे रात यानी शाम में जो है वीडियो अपलोड होता है सीटेट का। ठीक है, और दिन के 11 बजे जो है वो वीडियो जो अपलोड होता है वो जनरल कंपटीशन का होता है, मैथ का होता है, रीजनिंग का होता है, इस तरह से। तो जिनको भी जिस भी एग्जाम की तैयारी करना है, ठीक है, बेहिचक आप मेरे चैनल पे जुड़िए। ठीक है, और किसी भी तरह का अगर आपको नोट्स चाहिए तो किसी भी तरह का फी नहीं लगेगा, विदाउट फी। मैं अपने नोट्स के लिए फी नहीं लेता हूँ। ठीक है, विदाउट फी आपको नोट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, अल्टीमेट क्लास के नाम से टेलीग्राम ग्रुप मेरा बना हुआ है, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।